टाटा पावर स्टिल अ मल्टीबैगर स्टॉक? यस, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से बिकॉज बहुत सारे प्रेडिक्शंस, बहुत सारे ओवर वैल्यूएशन के डिस्कशंस, बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस स्टॉक ने रिसेंटली देखा है। एंड उसके मतलब एक जो रैली हमने देखी थी स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड या फिर इन 2020-21 में जो रैली देखी थी इसमें, तो दैट वाज अ फेनोमिनल रैली और उस रैली को मार्केट ने बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेक्टेशन रखे थे। तो वो एक्सपेक्टेशन सही थे नहीं थे, उसी को एनालाइज करने की कोशिश यहाँ पे हम करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरऑल बिजनेस मॉडल और इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन जो है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फाइनेंशियल्स इंडस्ट्री के बारे में श्रेणिक विल टॉक टू यू एंड देन वैल्यूएशंस पे मेरे एक डिटेल डिस्कशन में आप लोगों के साथ करने वाला हूं। लंबा वीडियो रहेगा बट मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन है, तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? मतलब एक तो हम अगर ट्रेडिशनल पावर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें थर्मल प्लांट्स वगैरह आते हैं। अगर रॉ मटेरियल यूज करके ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी यहाँ पे होते हैं। दो इंडिया में आई थिंक पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन न्यूक्लियर पावर प्लांट, और हमने हमेशा देखा है जहां पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आने की कोशिश होती है वहां पे पॉलिटिक्स आ जाता है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेरी सक्सेसफुल विद दैट, बट थर्मल पावर प्लांट्स आर क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया। अगर रिन्यूएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, रिन्यूएबल एनर्जी में जिसमें विंड आता है, सोलर आता है, हाइड्रो आता है, तो वहां से आई थिंक उस पर जो फोकस है इंडिया का काफी बढ़ता जा रहा है और आने वाले 25 से 30 सालों में 100% का एक टारगेट लेके चल रहा है गवर्नमेंट भी एंड इवन कंपनीज ऑल्सो, कि पूरा का पूरा रिन्यूएबल अगर रहेगा तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर थिंग फॉर दी प्लैनेट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, सो टाटा पावर जो है वो किस किस बिजनेसेस में, वो पावर जनरेशन में है, वो पावर ट्रांसमिशन में है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो काफी जो चेन है, पूरी वैल्यू चेन में टाटा पावर का यहाँ पे प्रेजेंस हमें दिखता है। सो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है कंपनी के पास वो ऑलमोस्ट 5.2 गीगावाट्स है। कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, सो अराउंड 8.8 गीगावाट का कैपेसिटी उनके पास कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन का भी है। ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है वो है 3552 किलोमीटर का। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो 12.4 मिलियन टोटल कस्टमर्स है कंपनी के पास, और आगे जाके काफी एम्बिशियस प्लान कंपनी के है जो श्रेणी का आपको समझाएगा। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं टाटा पावर की, तो 3080 ईवी चार्जिंग स्टेशन है इनके पास। सोलर रूफटॉप की जो कैपेसिटी कंपनी ने बिल्ड की है वो है 950 मेगावाट्स यानी कि ऑलमोस्ट 1 गीगावाट। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं सोलर सेल्स की या मॉड्यूल्स की, तो 1.1 गीगावाट की वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ईपीसी के लार्ज प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 9.7 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट्स इनके पास है। एंड सोलर पंप्स की अगर हम बात करते हैं, टोटल 92,400 सोलर पंप्स इन्होंने अब तक इंस्टॉल किए हुए हैं। 2015 में मात्र 16% क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी ये प्रोड्यूस करते थे और 84% वॉज थर्मल पावर प्लांट से प्रोडक्शन होता था। करंटली ये सिचुएशन 34% रिन्यूएबल की है एंड 66% थर्मल पावर प्लांट से आता है। By 2030 they want to have 80% energy production through renewable यानी कि clean energy और 20% through thermal power plant, and by 2040 they want to be 100% into renewable energy यानी कि ये जो clean energy और green energy है, तो उस point of view से उनका complete focus है। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात श्रेणी करेगा और मैं वैल्यूएशन लास्ट में आपके साथ कवर करने वाला हूं। सो परिमल सर ने आपको अभी बताया कि कैसे टाटा पावर फ्रॉम अ थर्मल कंपनी अपना फोकस शिफ्ट कर रही है एंड इट इज़ टारगेटिंग टू बी अ क्लीन एनर्जी बेस्ड कंपनी। तो इस डिसीजन को ड्राइव करने के लिए 2 मेजर रीजंस है एंड वन ऑफ देम इज़ इंटरनल। 2006 में कंपनी को मुंद्रा प्लांट से पावर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। इसके लिए कंपनी ने कुछ वहाँ पे अपना सबसे बड़ा पावर प्लांट सेटअप किया जो कंपनी के करंट थर्मल कैपेसिटी का ऑलमोस्ट 45% कैपेसिटी फॉर्म करता है।
इस डिसीजन को, इस थर्मल पावर प्लांट्स को जो फ्यूल करने वाला कोल था वो उसका जो सोर्सिंग था वो इंडोनेशिया से होने वाला था, बिकॉज इंडोनेशिया का जो कोल था वो काफ़ी ज़्यादा चीपर था एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिक कोल और एज़ कम्पेयर टू द अदर इंटरनेशनल इम्पोर्टेड कोल। लेकिन 2010 में इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने अपने लॉ चेंज किए और उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया से जो भी कोल बाहर जाएगा उसको इंटरनेशनल रेट से ही सेल कर सकते हैं। तो इसके वजह से जो कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स थे वो बिगड़ गए, बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ फिक्स्ड रेट ऑफ पावर सप्लाई अंडर द पावर परचेज एग्रीमेंट्स। तो जो आउटपुट है वो तो पीपीए के अंडर उसका रेट, मतलब सेलिंग का जो रेट है वो फिक्स्ड हो गया था, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट में जो इंक्रीज हुआ तो उस वजह से मुंद्रा प्लांट में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने लग गए। एंड इसी वजह से मुंद्रा प्लांट की कैपेसिटी भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाई ओवर द ईयर्स। एंड अगर हम FY22 की बात करें तो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के एसेट्स कंपनी ने मुंद्रा प्लांट में इन्वेस्ट कर चुके थे एंड टोटल अक्यूमुलेटेड लॉस अप टू FY22 वाज 13,883 करोड़। सो इतना बड़ा जो लॉस हुआ था उसके वजह से उसका एक मेजर रीज़न यही था कि जो कोल प्राइस पे जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं कंपनी को हर्ट कर रही थी। सो इसीलिए इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल पावर सोर्सेज की तरफ एक शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट जो रीज़न है इस डिसीजन को ड्राइव करने वाला वो है मैक्रो एक फैक्टर। जो इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि बाय 2070 इंडिया वांट्स टू बी अ नेट जीरो एमिटर एंड बाय 2030 इंडिया वांट्स टू ऐड 500 गीगावाट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर। अगर हम करेंटली इंडिया का पावर मिक्स जो जनरेशन कैपेसिटी में है वो अगर हम चेक करते हैं तो करेंटली मोर देन 50% जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कोल बेस्ड है। एंड अगर हम लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड देखें यानी कि FY21 से लेके FY23 तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ सोलार पावर के जो कैपेसिटी है वो सब्सटैंशियली बढ़ रही है। यानी कि FY21 में जो 40 गीगावाट्स की कैपेसिटी थी वो आगे जाके ऑलमोस्ट 67 गीगावाट्स की हो चुकी है बाय FY23। तो ओवरऑल जो इंडिया पर्सपेक्टिव से भी हम देख रहे हैं कि सोलार पावर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है एंड बिकॉज इंडिया के पास थ्रू आउट द ईयर सनलाइट अवेलेबल होती है तो उसके वजह से सोलार पावर में सोलार सेल्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही एक रैशनल डिसीजन होता है। एंड सोलार पावर को जो सेटअप करना होता है वो भी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज सेटअप अ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटअप द सोलार सेल्स and you are done for the project, you are all ready for generation. So these are the two reasons कि कंपनी अपना फोकस क्यों शिफ्ट कर रही है। अगर हम और मैक्रो टर्म्स में देखें तो इंडिया का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली एक अपस्केल पे है। तो 800 बिलियन यूनिट्स जो 2009-10 में जो इंडिया की रिक्वायरमेंट थी वो अभी ऑलमोस्ट 1400 बिलियन यूनिट्स पे आ चुकी है। और एक और पॉजिटिव चीज़ जो पावर इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे दिख रही है, जो इंडिया का डेफिसिट था यानी कि जो रिक्वायरमेंट माइनस जो अवेलेबिलिटी थी पावर की वो 10% थी इन FY10 एंड वो अभी लेस देन 1% हो चुकी है। नेक्स्ट अगर बाकी इंडस्ट्री की कंपनी से कंपेयर करें कि वेयर डज टाटा पावर स्टैंड एज अ कंपनी एज कंपेयर टू अदर जनरेटिंग कंपनीज, तो हम देख सकते हैं कि NTPC ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है विथ 71 गीगावाट्स की कैपेसिटी। उसके बाद तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो कि एक स्टेट PSU है वो फॉल करती है। एंड देन कम्स अदानी ग्रुप। तो अदानी पावर उनकी कैपेसिटी है 14,450 मेगावाट्स या फिर 14.45 गीगावाट्स की। बट ये तो सिर्फ थर्मल कैपेसिटी है, बिकॉज अदानी ग्रुप की जो ग्रीन एनर्जी बेस्ड कंपनी है यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड उसकी भी इंडिविजुअल कैपेसिटी इज 8 गीगावाट्स। एंड नॉट ओनली दैट दे हैव लॉक्ड इन फॉर some next 5-7 years they have targeted to increase their capacity to 20 gigawatts in just green energy space। तो इस हिसाब से जो अदानी ग्रुप है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्लेयर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन।
एंड देन कम्स जो हमारी टारगेट कंपनी है टाटा पावर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो करेंटली रफली 14 गीगावाट्स की इनकी कंबाइंड कैपेसिटी है पावर जनरेशन में। पावर इंडस्ट्री को अगर हम जब भी एनालाइज करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हमारे सामने हमेशा होते हैं। वन इज द जनरेशन अवेलेबिलिटी एंड सेकेंड इज द प्लांट लोड फैक्टर। सो जनरेशन अवेलेबिलिटी मतलब वो होता है कि जो हमारा पावर प्लांट है वो कितने टाइम तक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है, यानी कि अगर उसमें डाउन टाइम हम एक्सक्लूड कर दे, मेंटेनेंस का टाइम अगर हम एक्सक्लूड कर दे, और अगर सपोज एम्प्लॉय की स्ट्राइक्स हो रही है तो वो अगर ये सारे फैक्टर्स जो जिस पीरियड में पावर जनरेशन हो ही नहीं सकता है वो अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सपोज अगर नेशन में कोई या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में लॉकडाउन लग गया हो तो वहाँ पे भी जनरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है इनको एक्सक्लूड करके जो कैपेसिटी बचती है तो उसको बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट लोड फैक्टर। तो ये बेसिकली हमको किसी भी प्लांट का यूटिलाइजेशन लेवल समझाता है। सो व्हाट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू द टोटल ऑफ द प्लांट्स कैपेसिटी। सो दैट इज अनदर फैक्टर। सो अगर हम जनरेशन के टर्म्स में देखें, जो अवेलेबिलिटी के टर्म्स में, तो अवेलेबिलिटी टाटा पावर के सभी प्लांट्स की मोर देन 70% ही रही है ओवर द लास्ट 3 years, एक्सेप्ट फॉर द मुंद्रा प्लांट जिसने कोल इश्यूज़ के वजह से वो प्लांट इतना ऑपरेशनल नहीं रहा है। तो उसके बारे में भी हम और आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको प्लांट लोड फैक्टर के टर्म्स में, तो लास्ट 3 years में हमने देखा है कि FY22 में ये जो प्लांट लोड फैक्टर है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। एंड इवन अगर हम 9 months में देखते हैं तो तीनों क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे प्लांट लोड फैक्टर्स दिख रहे हैं। इवन ऑन मुंद्रा स्केल FY22 के कंपैरिजन में जो प्लांट लोड फैक्टर है वो काफ़ी हायर रहा है तीनों भी क्वार्टर्स में। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे चार्ट में नोट कर रहे होगे कि जो प्लांट लोड फैक्टर विंड और सोलार का है वो काफ़ी कम है। तो इसका क्या रीज़न है? तो बेसिकली विंड की जो अवेलेबिलिटी होती है, जो विंड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी तो ऑलमोस्ट 100% ही होती है, या सोलार की भी 100% ही होती है। लेकिन जनरेशन तभी होता है विंड का जब वहाँ पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ सफिशेंट स्पीड से विंड ब्लो हो रही हो। एंड अगर हम सोलार के टर्म्स में देखें तो जितने टाइम के लिए सनलाइट अवेलेबल है उतने ही टाइम के लिए जनरेशन हो पाता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि इन दोनों सेगमेंट्स के प्लांट लोड फैक्टर कम होते हैं। बट क्या ये इंडस्ट्री एवरेज को मीट कर रहे हैं? इसका आंसर अभी तक के ऐसा है कि टाटा पावर के जो विंड और सोलार कैपेसिटीज़ है वो इंडस्ट्री एवरेज से कभी काफ़ी कम है। बिकॉज व्हेन वी कंपेयर दिस फैक्टर्स टू द अदानी ग्रीन्स ऑपरेशनल मैट्रिक्स, तो वो सोलार पावर में अदानी ग्रीन का ऑलमोस्ट 24% का प्लांट लोड फैक्टर है। एंड विंड के टर्म्स में, विंड एनर्जी के टर्म्स से उनका 40% से भी ज़्यादा का प्लांट लोड फैक्टर रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है टाटा पावर के पास यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैपिटल एलोकेशन पे। तो FY22 के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो FY22 में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कैपिटल वाज ऑक्यूपाइड इन द मुंद्रा प्लांट एंड अदर थर्मल प्लांट्स। तो बेसिकली यहीं पे इनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड था। लेकिन नेक्स्ट 5 years यानी FY22 से लेके FY27 तक कंपनी टारगेट कर रही है मोर देन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन इसका 80% जो इन्वेस्टमेंट रहेगा तो रफली 80,000 करोड़ सिर्फ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी में, यानी कि क्लीन पावर जनरेशन में, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो इनके दूसरे बिजनेसेस है लाइक सोलार पंप, सोलार सेल्स मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में वो ज़्यादा फोकस रखने वाले हैं। देन 17% विल बी फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो हम देख सकते हैं कि जो थर्मल एंड मुंद्रा का, यानी कि बेसिकली जो पूरा थर्मल इनका पोर्टफोलियो जो है उस पर अभी कंपनी का काफ़ी फोकस कम रहेगा। एंड दैट इज इन लाइन विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं
तो रेवेन्यू टर्म्स में अगर देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में हम FY13 से लेके FY22 में कुछ मेजर ग्रोथ दिखी नहीं है, जस्ट 3% के कैगार से रेवेन्यू ग्रो हुआ है। लेकिन अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में 10% के कैगार से रेवेन्यू ग्रो हुआ है एंड 9 मंथ्स ऑफ FY23 का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट FY22 के रेवेन्यू जितना हो चुका है। सो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा FY23 में हमको इंक्रीज दिखेगा एंड वहीं से वो कैगार नंबर्स जो हमको अभी सबड्यूट दिख रहे थे वो भी वापस से बढ़ जाएंगे। सिमिलर अगर हम ट्रेंड देखें तो एबिडा टर्म्स में कंपनी की एब्सोल्यूट टर्म्स में एबिडा ग्रोथ 5% पे रही है, मोर देन 5%, एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो लास्ट 5 ईयर्स में 14.2% से रही है। सो अगेन हियर FY23 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बिकॉज सिर्फ 9 मंथ्स के नंबर्स ही दे आर वेरी क्लोज टू FY22 नंबर्स। मार्जिन टर्म्स में अगर हम देखें तो FY22 में मार्जिन्स काफ़ी इम्पैक्टेड रहे बिकॉज वन ऑफ द रीज़न इज़ जो कोल प्राइसेस जो इतने हाइक हो चुके हैं अभी, तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी थी। एंड अगर हम 9 मंथ्स ऑफ FY23 में देखें कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत बढ़ गया है, तो उसका रीज़न है जो इनकी इंडोनेशिया की जो JVs है वहाँ से सिर्फ प्रॉफिट का फिगर जो इनके बैलेंस शीट में आता है, जो इनके प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, उसका वजह से मार्जिन्स बहुत इफेक्ट होता है। सो इंडोनेशिया में जो कोल के प्राइसेस है वो उनका सेलिंग प्राइस बढ़ गया, वहाँ पे प्रॉफिट्स बढ़ गए, तो उस प्रॉफिट्स के वजह से हमारे नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन अ हायर स्केल दिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू मिक्स की। तो यहाँ पे अभी तक के हमने एक लार्जर प्रोस्पेक्ट दिया कि लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। एक अभी थोड़ा सा डिटेल व्यू देखते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। सो वी कैन क्लियरली मेक आउट कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वो कंपनी के लिए मेजर रेवेन्यू ड्राइवर रहा है एंड जो जनरेशन का जो सेगमेंट था उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो Q4 FY19 में था वो 40% के जो रेंज में था वो अभी कम हो चुका है। ऑल्दो Q1 FY23 से एक इंक्रीज देखने को मिला है यहाँ पे, बट दैट वाज बिकॉज कि जो मुंद्रा प्लांट है वो अभी प्रॉफिटेबल हो गया एंड वहाँ पे ऑपरेशंस पे भी फोकस होने लग गया है। अगर हम इंडिविजुअल सेगमेंट्स की बात करें तो जनरेशन बिजनेस यानी कि जो इनका पूरा जो थर्मल बिजनेस है उनकी जो रेवेन्यू है वो ओवर द इयर्स स्टैग्नेंट ही रहे अपार्ट फ्रॉम FY23 एंड FY23 में ही इनके मार्जिन्स भी जैसे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो एंड मुंद्रा के लॉसेस अगर कम होने लग गए तो उस वजह से इनका EBIT बेसिस पे इनके मार्जिन्स भी इंक्रीज हो रहे थे। अगर नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो रिन्यूएबल्स का सेगमेंट है, तो रिन्यूएबल्स के सेगमेंट की रेवेन्यू ग्रोथ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट मार्जिन्स फ्रंट पे कंपनी के मार्जिन्स यहाँ पे अभी थोड़े से डिक्लाइन दिख रहे हैं, बट वी डू एक्सपेक्ट कि यहाँ से अगर कंपनी की जो फैसिलिटीज़ है वो उनकी जो ऑपरेटिंग इफिशियंसीज है वो अगर एक बेटर स्केल पे रहे तो मार्जिन्स इंप्रूवमेंट का भी एक स्कोप यहाँ पे है। One interesting fact about the revenue from the renewable business जो बाकी अपार्ट फ्रॉम द जनरेशन बिजनेस, तो जो इनके रिन्यूएबल्स के दूसरे बिजनेस है लाइक EV इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलार वाटर पंप, सोलार रूफटॉप, तो इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था वो FY22 में 2200 करोड़ का था एंड द कंपनी इज टारगेटिंग कि वो 17,000 करोड़ का रेवेन्यू इन बिजनेसेस करे बाय FY27। नेक्स्ट जो सेगमेंट है जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट है उसके रेवेन्यूज देखने के पहले एक और मैट्रिक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, AT&C लॉसेस यानी कि एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। इसमें ये लॉसेस वो होते हैं कि जब कंपनी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पावर को ट्रांसमिट करती है एंड अपने ग्रिड से आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस प्रोसेस में जो पावर के लॉसेस होते हैं वो कितने % हो रहे हैं। सो अगर हम मुंबई की एसेट देखें तो मुंबई के लॉसेस ऑलमोस्ट 0.7% पे आ गए एंड दैट इज़ अ बेंचमार्क नंबर फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। मतलब ये इंडस्ट्री के वन ऑफ द लोएस्ट नंबर्स रहे हैं फॉर द मुंबई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेस है। अगर हम देखें कि बाकी जितने भी एसेट्स है, सो TPADL, सो जो अजमेर के एसेट्स है उनका, एंड TPDDL जो दिल्ली के एसेट्स है उनके भी AT&C लॉसेस कम होते जा रहे हैं।
है। रिसेंटली 2020 से लेके 21 में कंपनी ने ओडिशा के जो डिस्कॉम्स के राइट्स इन्होंने जीते थे एंड दे इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 750 crores टू गेट दिस 51% स्टेक इन ऑल 4 कंपनीज। तो उन 4 कंपनीज का अगर हम देखें तो लास्ट जो बिफोर एक्विजिशन इनके लॉसेस थे एंड पोस्ट एक्विजिशन इनके लॉसेस कैसे रहे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें ऑपरेशनल इफिशिएंसी यहीं पे दिख रही है। एंड व्हेन दीज इफिशिएंसीज कम टू इवन लोअर नंबर लाइक व्हेन दे कम बिलो 10%, जैसे कि इनके बाकी एसेट्स दिख रहे हैं, वो नंबर्स जब आएंगे तो ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सो अगर हम इस सेगमेंट के रेवेन्यू और मार्जिन्स की बात करें तो जब से ओडिशा के एसेट्स आए तो रेवेन्यू टर्म्स में तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ड्यू टू द लॉसेस जो हमने देखा कि AT&C लॉसेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसके वजह से हमारे EBIT मार्जिन्स एज ए सेगमेंट वो कम हो चुके हैं। बट वही ऑपरेशंस की जब इफ़िशिएंसी बढ़ेगी तो ये सेगमेंट की प्रॉफिट्स भी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। अनदर थिंग इज जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो एसेट्स है, तो कंपनी के पास FY22 में रफली 12.3 मिलियन कस्टमर्स थे इन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड दे हैड 3,500 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। सो बाय FY27 कंपनी टारगेट कर रही है टू ट्रांसमिशन लाइन्स ऑफ 10,000 सर्किट किलोमीटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर दे वांट टू हैव कस्टमर्स, दे टारगेट टू हैव 40 मिलियन कस्टमर्स और 4 crore कस्टमर्स। एंड जो रेवेन्यू रहेगा T&D सेगमेंट का वो 27,000 से बढ़ के 60,000 crores पे आ जाएगा। बीइंग अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हमें डेट को असेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज फाइनेंशियल लिवरेज ये एक डबल एज स्वॉर्ड होती है। ये कंपनी के रिटर्न्स को ड्राइव करने में भी हेल्प करता है, लेकिन जब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो यहीं वो मार्जिन्स भी इसके वजह से डिक्लाइन हो जाते हैं। सो अगर हम डेट देखें तो डेट कंपनी का FY18 से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एंड वी डू एक्सपेक्ट कि ये और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, बिकॉज 1 लाख करोड़ का जो कंपनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है फ्रॉम FY22 टू FY27, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में डेट की इंक्रीज तो दिखेंगी, बट कंपनी का जो नेट अभी हम जो देख रहे हैं वो ग्रॉस लेवल का डेट है, यानी कि जो टोटल डेट है वो। एक और मैट्रिक्स होता है नेट डेट। तो नेट डेट बेसिकली वो होता है कि जो हमारा टोटल डेट है उसमें से जो हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और बैंक में जो हमारे मनी अभी है, तो उसको अगर हम लेस कर दे तो उससे आता है नेट डेट। तो नेट डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो FY22 में 1.77 टाइम्स का था एंड कंपनी टारगेट कर रही है कि टू ब्रिंग इट डाउन टू 1.5 टाइम्स। सो यहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि ऑल्दो डेट बढ़ेगा बट द इंक्रीजिंग रेट वुड बी अ बिट स्लोअर। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो यहाँ पे एक कंसर्न हमको लग रहा है कि जो इंटरेस्ट कवरेज है वो लेस देन 2 है, इनफैक्ट लेस देन 2.5 जो हम एक नॉर्मल लेवल्स एक्सपेक्ट करते हैं। बट ऑल्दो यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, सो दैट इज़ वन पॉजिटिव साइन ओवर ईयर। एंड कंपनी ने अभी तक के कोई भी अपने लोन्स डिफॉल्ट नहीं किए है, तो ये भी एक अच्छी बात है। सो अब वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर में डेफिनेटली करेक्शन हमने ज़्यादा देखा है। सो पहला जो इनिशियल करेक्शन आया था पोस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, सो दैट वाज 33%। फिर उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा 15-20% ऊपर गया और उसके बाद फिर से 26% का करेक्शन स्टॉक में हमने देखा है। सो ये करेक्शन फर्स्ट टाइम है क्या कंपनी के लिए? नहीं, 2015 में भी हुआ था, 2017-18 में भी ऐसे करेक्शन कंपनी ने देखे थे, 2020 में तो 55% से ये स्टॉक नीचे गया था। उसके बाद एक वन साइडेड रैली हमने इस स्टॉक में देखी थी, बिकॉज मुंद्रा पावर प्लांट में जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे तो वो प्रॉफिटेबल बनते हुए दिख रहे थे एंड दैट्स वाई एक री रेटिंग हुई थी। बट नाउ अगेन बैक टू नॉर्मल, जब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए तो अगेन द करेक्शंस हैव स्टार्टेड कमिंग इन। बट अगर हमें इस कंपनी को देखना है तो इट इज नॉट ओनली अबाउट कि उन्होंने पहले क्या किया है, इनके आगे के प्लान्स क्या है, स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लान्स है, दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज गेटिंग वैल्यूड एट लिटिल प्रीमियम वैल्यूएशंस। ये समझना जरूरी है। दो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो करंट पी रेशियो इज अराउंड 20-21 के बीच में है कंपनी का। सो 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर एंड 10 ईयर मीडियन पी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट लिटिल डिस्काउंट।
सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वैल्यू पी के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो डेफिनेटली वैल्यूएशन में कंफर्ट दिख रहा है। बट अगर ईवी टू एबिटा की बात करते हैं, बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो ईवी टू एबिटा देखना पड़ेगा हमें, डेट वगैरह सारी चीजें, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट ईवी टू एबिटा का उनका मल्टीपल है 11.25। 1 ईयर का मीडियन ये रेशियो है 13.62 का, 3 ईयर का है 11.18 का, 5 ईयर का है 9.80 टाइम्स एंड 10 ईयर का मीडियन ईवी टू एबिटा है 9.18 टाइम्स। तो 5 और 10 साल के कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी समझना होगा। बट आई थिंक डू दे डिजर्व प्रीमियम वैल्यूएशन? जो फोकस कंपनी का है उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली सम प्रीमियम वैल्यूएशन शुड बी देयर टू दिस कंपनी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब इनका एसओटीपी अगर सम ऑफ द पार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अलग अलग बिजनेस है ना, जनरेशन, रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन बिजनेसेस को अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये जो टोटल एबिट है उनका, विच इज मतलब जनरेशन का लास्ट 12 मंथ्स का एबिट इज अराउंड 5,000 करोड़ रुपीज, रिन्यूएबल्स का 2,000 करोड़ रुपीज, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी 2,000 करोड़ रुपीज। तो ये पैट टू एबिट रेशियो अगर हम निकालते हैं, सो 37.58% कम्स फ्रॉम जनरेशन, 32.16% कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल्स एंड 24.14% कम्स फ्रॉम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को अगर प्रोपोर्शनेट, मतलब उनका जो पैट है टोटल ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का, इसको अगर अलग अलग प्रोपोर्शंस में हम डिवाइड कर देते हैं, जनरेशन का पैट हो सकता है 1,900 करोड़ रुपीस का, रिन्यूएबल्स का हो सकता है 662 करोड़ रुपीस का, एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है 500 करोड़ रुपीस का। अब इनके जो पीयर्स है, जैसे कि एनटीपीसी हुआ जनरेशन के लिए, रिन्यूएबल्स के लिए अदानी ग्रीन हुआ, और अदानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए, तो इनके अगर वैल्यूएशंस थोड़े से पीयर के साथ कंपेयर करते हैं तो एनटीपीसी का पी रेशियो है 9.47 का, तो दैट इज अ पीएसयू कंपनी। तो उसके ऊपर मैं 50% का प्रीमियम देना चाहूंगा, जैसे पीएसयू बैंक्स वगैरह में होता है, प्राइवेट बैंक्स में, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 15 का पी रेशियो अगर मैं इस बिजनेस को देता हूं तो इस सेगमेंट का वैल्यूएशन हो सकता है 28,500 करोड़ रुपीस। अगर अडानी ग्रीन का वैसे देखा जाएगा तो 253 का पी रेशियो है। इज इट जस्टिफाइड? आई थिंक वी ऑलरेडी नो व्हाट इज आवर ओपिनियन। सो हम उसको 50 का पी रेशियो देते हैं, बिकॉज दिस इज वन बिजनेस जिसका अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई 50 पी रेशियो अगर मैं इस बिजनेस को देता हूं रिन्यूएबल के, सो देन द वैल्यूएशन विल बी अराउंड 33,100 करोड़ रुपीस। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कैपेक्स दिस कंपनी इज प्लानिंग इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज मोर देन डबल और ट्रिपल ऑफ दिस वैल्यूएशन। सो डेफिनेटली आई थिंक ये वैल्यूएशन ये कंपनी डिजर्व करती है। सो 33,000 उसका भी दे दिया। देन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अडानी ट्रांसमिशन का पी रेशियो वैसे 104 का है, बट व्हाट वी से कि इस बिजनेस में भी स्कोप काफी अच्छा है कंपनी को, तो इसको 30 का अगर मल्टीपल देते हैं हम, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, सो देन इसका वैल्यूएशन हो सकता है 15,000 करोड़ रुपीस। इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो 76,600 करोड़ रुपीस का इसका एसओटीपी का वैल्यूएशन हो सकता है। बट ऑब्वियसली बीइंग अ बिग कॉन्ग्लोमरेट वी विल डिस्काउंट दिस वैल्यूएशन एट 20%, सो 61,280 करोड़ रुपीस का कॉन्ग्लोमरेट का वैल्यू यहां पे इसका हो सकता है। इस पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर हम देखते हैं, जो इन्होंने प्लान्स बनाए हुए हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट्स हुए, सो दैट इज अराउंड 3,667 करोड़ रुपीस, प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए तो उसका वैल्यूएशन अराउंड 1,600 करोड़ रुपीस का है। तो ये सब मिला देंगे तो 66,000 करोड़ रुपीस का इसका वैल्यू निकलता है इस कंपनी का। करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? दैट इज अराउंड 63,000 करोड़ रुपीस। तो डेफिनेटली फ्रॉम एसओटीपी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस कंपनी इज लुकिंग फेयरली वैल्यूड। नाउ सिनारियो एनालिसिस, क्या ठीक है भाई, ये तो आपको आगे जाके क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? सो नेक्स्ट 9 इयर्स के प्रोजेक्शंस हमने कुछ निकाले हैं टिल FY27। उन्होंने खुद का ही टारगेट रखा है कंपनी ने 90 to 100 करोड़ रुपीस का। वी विल से दिस इज अ वेरी एग्रेसिव टारगेट और पार्टली एग्रेसिव टारगेट। सो हमारा जो सिनारियो एनालिसिस होता है कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव, जिसमें कंजर्वेटिव में वी एक्सपेक्ट कि 5,000 करोड़ का इनका पैट हो सकता है, मॉडरेट में 8,000 करोड़ का इनका पैट हो सकता है बाय FY27, एंड एग्रेसिव वे से 9,500 करोड़ रुपीस का पैट हो सकता है। और उसके नेक्स्ट 5 साल में कंजर्वेटिव वे में वी फील कि 12% से अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है, मॉडरेट वे से 15% एंड एग्रेसिव वे से 18%। तो FY32 का एस्टिमेटेड पैट की अगर हम बात करते हैं तो 8,800 करोड़ रुपए, 8,800 करोड़ रुपीस कंजर्वेटिव वे से पैट हो सकता है,
16,000 करोड़ रुपीस मॉडरेट वे से पैट हो सकता है एंड 21,700 करोड़ रुपीस का एग्रेसिव वे से पैट हो सकता है। तो इसको अलग अलग मल्टीपल्स के हिसाब से 20 का पी अगर कंजर्वेटिव वे पे दिया, 25 का मॉडरेट पे एंड 30 का एग्रेसिव पे अगर हम पी देते हैं तो एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय द एंड ऑफ FY32 कंजर्वेटिव वे से ये हो सकता है 1.76 लाख करोड़ रुपीस, मॉडरेट वे से ये हो सकता है 4.02 लाख करोड़ रुपीस एंड एग्रेसिव वे से ये हो सकता है 6.52 लाख करोड़ रुपीस। सो CAGR कितना मिलेगा? सो कंजर्वेटिव वे में 12% का CAGR वन कैन एक्सपेक्ट, मॉडरेट वे से 23% एंड एग्रेसिव वे से 30%. These are all projections which the company has also given and the possibilities of this particular business जो नजर आ रहे काफी अच्छे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एनालिसिस किया है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और अगर आपको कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। investajna.in पे हमारे कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना है तो यज्ञ ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे भी मिल जाएगा। आशा करता हूं आप investajna.in को जरूर विजिट करोगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।